हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में, जो चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफ़ी हैं और आगे तक यूज़ होगा। जो मेन टॉपिक है, चैप्टर का नाम भी यही है, कूलॉम्स लॉ यानी कूलाम का नियम। तो कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलाम का नियम क्या है? तो सबसे पहले बता देते हैं कूलाम का नियम क्या है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो दो तरह का होता है, आकर्षण का भी और प्रतिकर्षण का भी। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, either it depend upon the nature of the charges. If both charges are same, then there will be a repulsive force, and if the charges is opposite, then there will be attractive force. तो अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो उनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेश हैं तो फिर उनके बीच में लगेगा आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स। और ये जो फोर्स लग रहा है दो आवेशों के बीच में, सपोज मैं ये कहने लगूं कि एक आवेश ये है आपका और एक आवेश ये है आपका, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो आकर्षण का बल है और प्रतिकर्षण का बल है, इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। तो कूलाम का नियम हमें बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। क्या है, पहले कूलाम के नियम की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यहाँ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges यानी उनके मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर ये आवेश Q1 है और ये वाला आवेश Q2 है और उनके बीच की डिस्टेंस R है, यानी कूलाम का नियम ये बता रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण का या प्रतिकर्षण का जो बल होता है, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। दिस फोर्स इज अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्जेस, यानी ये जो बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में लगता है। तो कूलाम का नियम क्या है, व्हाट स्टेट द कूलाम्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल्कि दो आवेश नहीं कहेंगे, दो स्थिर बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियर करूँ कि सपोज यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो आवेश हैं, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है, और उनके जो बीच की सेपरेशन है यानी डिस्टेंस वो R है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा, विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल F, वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल के यानी Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिला देता हूँ तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब यहाँ से आपको पता है, जब भी आप कोई प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं, जब आप कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हो, अनुक्रमानुपाती निशान को हटाते हो, तो वहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है। तो F इज इक्वल टू, यहाँ से हमने हटाया तो फॉर्मूला निकल का आया हमारा F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ गया। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है यहाँ पर? K है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होती है।
विच वैल्यू इज़, अगर मैं यहाँ एयर की बात करता हूँ तो जो के की वैल्यू होती है विच वैल्यू इज़ एयर फॉर एयर या वैक्यूम के लिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर when both charges are placed in vacuum और air। और जो k की वैल्यू होती है वो ली जाती है 1/4πε0, इसे बोलते हैं ε0, e की तरह बनता है ε0। और इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या? 1/4πε0, यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 एक कॉन्स्टेंट है, वैल्यू इसकी 9 × 10⁹। और एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या है, तो ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। किसकी वैल्यू होती है ये? एप्सिलॉन नॉट की। तो क्लियर हुआ यहाँ पर आपको कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम किसके बारे में बता रहा है? कूलाम का नियम बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में। और आपको पता है वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, और प्रतिकर्षण का। आकर्षण का कब होगा? जब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। प्रतिकर्षण का कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of separation between them. It means F proportional Q1 Q2 and F proportional 1 upon R square, that is F proportional Q1 Q2 upon R square. When we remove this proportional sign, then there will be a constant F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is electrostatic constant, which value is 9 × 10⁹ Newton meter square upon Coulomb square when the both charges are placed in vacuum or air, and K can be taken as 1/4πε0, which value is 9 × 10⁹। क्लियर हो गया होगा ये? एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए क्या फॉर्मूला है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सवाल होंगे इस पर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 सपोज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 50 कूलाम का एक आवेश है, दूसरा 20 कूलाम का एक आवेश है, उनके बीच की दूरी 3 मीटर है, तो उनके बीच का बल बताओ। तो ये हमारे लिए Q1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे लिए Q2 हो जाएगा, ये हमारे लिए R हो जाएगा, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके फोर्स की वैल्यू गेन की जा सकती है, निकाली जा सकती है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब 1 नंबर का टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, ये बोर्ड में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और विमाएं। तो यहीं से निकालेंगे। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को हम यहाँ ले आए, एप्सिलॉन को यहाँ ले आए, F को नीचे ले आए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πF Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q यानी आवेश, मात्रक कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या मात्रक आ गया इसका? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम विमेय सूत्र की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह Q की जगह पर AT, तो AT का स्क्वायर अपॉन बल की जगह MLT पावर -2 और यहाँ L स्क्वायर, तो निकाल लिया आपने, तो M-1 L-3 T की पावर 4 और स्क्वायर, तो अदर यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। M जो डायमेंशन होती है वो मास की होती है, यानी किलोग्राम -1 मीटर -3 L की जगह पर मीटर, T की जगह पर सेकंड और A की जगह पर एम्पियर। क्लियर हो गए यहाँ पर? तो दो आवेश जब वायु में रखे होते हैं, वायु में या निर्वात में रखे होते हैं, वैसे तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक ही मान लेते हैं कि तो उनके लिए, उनके बीच लगने वाले बल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
अब यहाँ से आगे ये तो फॉर्मूला तब है जब दोनों आवेश वायु में रखे हों या निर्वात में रखे हों। अगर दोनों आवेश वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखे हैं, वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखे हैं, तब क्या फॉर्मूला होगा? तो तब फॉर्मूला होता है उनके बीच लगने वाले बल के लिए, इफ़ बोथ चार्जेज आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम देन एफ एम, एम का मतलब मीडियम, यानी उनके भी माध्यम में लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन, एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल रहे हैं, 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ बाकी सारी चीज़ें सेम है, क्या डिफरेंस आया? वहाँ एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ क्या है? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये क्या चीज़ होती है माध्यम की वैद्युतशीलता? इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, यानी किसी पदार्थ का वो गुण, टू परमिट इट्स ओन फील्ड, यानी ये पदार्थ का वो गुण होता है, परमिटिविटी जो होती है किसी भी माध्यम का वो गुण होता है कि ये अपने जो अपना इंटरेक्शन फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा था, दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा था उनको डिक्रीज करती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, किसका? मीडियम का गुण है ये, जो अपना खुद का फील्ड प्रोड्यूस करती है। सपोज मैं कह रहा हूँ एक आवेशीय है, एक आवेशीय, अभी ये वायु में रखे हैं तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, बल लग रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इनके बीच में आपने माध्यम भर दिया, तो माध्यम भरने पे जो इसका गुण होता है, परमिटिविटी का, वो गुण होता है कि अपना फील्ड प्रोड्यूस करती है और जो इनके बीच में बल लग रहा है उस बल को डिक्रीज करती है। तो उस गुण को कहते हैं परमिटिविटी। क्लियर हो गया यहाँ पर? ये आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ के बाद में जो टॉपिक है मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे, पहले आप यहीं तक का टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे इसमें। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके।